इन दीवारों को जब मैं छूता हूँ मुझे अंदर से इतना खुशी होता है, शायद मैं वो एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। ये ईंटें 2500 साल पुरानी है। जी हाँ, इस सारनाथ के इलाके में अशोक मौर्य साम्राज्य के ग्रेटेस्ट सम्राट ने स्तूप्स बनाए। कालांतर में ये स्तूप्स कहीं खो गए, कई बार ये टूटे, कई बार बहुत सारे राजाओं ने इसे रीबिल्ड कराया। सबसे मज़ेदार बात यह है कि भारत बुद्ध को भूल गया था। ये तो भला हो ब्रिटिशर्स का कि उन्होंने जब ज़मीन खोदना शुरू किया तो जगह जगह से एक मूर्ति मिलने लगा, और मैक्सिमम मूर्ति में जो था, सिर जो था वो खंडित था। तो ब्रिटिशर्स को उस समय आइडिया नहीं था कि किसका मूर्ति है, तो उन्होंने ये हाइपोथेसाइज़ किया कि कहीं ना कहीं ये अलेक्जेंडर द्वारा लाए गए कोई ग्रीक गॉड है। हमारे धर्म की, हमारे देश की ऐसी दुर्दशा कि हमने बुद्ध को याद तक नहीं रखा। वो तो भला हो जेम्स प्रिंसेप का कि उन्होंने ब्राह्मी लिपि को बहुत सारे लिंग्विस्ट को बैठा के किसी तरह से डिसिफर किया, और वहाँ से हमने अशोक के लिखे शिलालेख को पढ़ना शुरू किया। जब हमने उन शिलालेख को पढ़ा, हमें एक नाम बार बार दिखता है, वो है प्रियदर्शी सम्राट। कौन है ये प्रियदर्शी सम्राट? तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देश से जगह जगह से मिलने लगे। देवानाम प्रियदर्शी राज राजेन। तो एक जगह है मस्की, वहाँ पे हमें एक इंस्क्रिप्शन में मिलता है रान्य अशोक, और वहाँ से हमें पता चलता है कि ये सारे इंस्क्रिप्शंस एक ही रूलर ने लगवाए, जो कि इस सेंट्रल एशिया का, इस साउथ ईस्ट एशिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। तलवार पे जोर पे नहीं, धर्म के जोर पे। उन्होंने धम्म का प्रचार किया और बुद्धिज़्म को पूरे सेंट्रल एशिया में फैलाया। आज अगर बुद्धिज़्म जापान, कोरिया, श्रीलंका, चाइना, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया में कहीं भी थोड़ी बहुत भी बची है, इसका श्रेय अशोक मौर्य को जाता है। नमो बुद्धाय। मैं आपको कोई घिसी पिटी कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगा जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है, कि कैसे शाक्य मुनि तथागत बुद्ध गौतम बुद्ध बन गए, और कैसे वो हिंदू धर्म में विष्णु के एक अवतार बन गए। हालांकि बुद्ध धर्म में ऐसा कोई अवतारवाद का कॉन्सेप्ट इनिशियली नहीं था, और कैसे शुरुआत में बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बनी और बाद में हर जगह बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी। ये बहुत ही रोमांचक हिस्ट्री है, इसके बारे में बात करते हैं। काशी आज से 3000 साल पहले से ही विद्वानों की नगरी रही है। तो इसीलिए जब गौतम बुद्ध ने विद्वत्ता हासिल की, जब वो सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बने, तो उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए काशी चुना। और काशी चुना तो ये सारनाथ का जो इलाका है, यहाँ पे हिरणों का वासस्थान था, और यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया। बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध वाराणसी, काशी, इन सारे क्षेत्रों में विहार कर रहे थे। तो सुबह एक दिन ऐसा हुआ कि सर्दी का सीज़न था, और एक ब्राह्मण गंगा स्नान करके वापस आ रहा था, और वो सर्दियों में कांप रहा था, और गलती से उसका पैर किसी गंदे चीज़ों से टकरा जाता है, तो वो फिर से गंगा स्नान करने चला जाता है। और ऐसा कई बार, 3-4 बार हुआ। तो बुद्ध ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, बार बार गंगा स्नान क्यों कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाता है। बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि बेटा, अगर ऐसा होता तो गंगा में रहने वाली इन मछलियों ने क्या पाप किया है? ये तो गंगा का पानी पी रही है, तो फिर ये रोज़ मछुआरों के द्वारा पकड़ी क्यों जा रही है और क्यों मर रही है? ब्राह्मण एक बार में हक्का बक्का रह गया। हाँ, तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, कि कैसे गौतम बुद्ध विष्णु के एक अवतार बन गए। देखिए, शुरुआत में बुद्धिज़्म जो था वो किसी मूर्ति पूजा या किसी तरह से बुद्ध के किसी आइकोनोग्राफी में विश्वास नहीं रखता था। अशोक के समय तक बुद्धिज़्म हीनयान में बट चुका था, और हीनयान को पुराना बुद्धिज़्म कह सकते हैं आप किसी तरह से, सिंपलेस्ट भाषा में। कालांतर में जब महाराजा कनिष्क जब भारत के सम्राट बने, वो सिल्क रूट में एक तरह से पूरा उनका एक छत्र आधिपत्य था, और सिल्क रूट से होने वाले ट्रेड को उन्होंने जो कंट्रोल किया, तो वहाँ से बुद्धिज़्म सेंट्रल एशिया तक पहुँचा। महाराजा कनिष्क ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराया, जो कि कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ। इसी कुंडल ग्राम या कुंडल वन में जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, तो वहाँ से बुद्धिज़्म का 2 फाड़ हो गया, हीनयान और महायान। थेरावादा बुद्धिज़्म या हीनयान पुराना बुद्धिज़्म है, महायान जो है नया बुद्धिज़्म है। महायान में ये कॉन्सेप्ट था कि पुराना जितना भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वो सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली भाषा में लिखे गए, और उनका लिपि जो है वो ब्राह्मी था।
पर महाराजा कनिष्क के फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर्स को संस्कृत में ट्रांसक्राइब किया गया और यहाँ से बुद्धिज़्म देश के आम लोगों के लिए, जो कि आम लोग तो हालांकि प्राकृत भाषा बोलते थे, देश का जो एलिट वर्ग था वो संस्कृत में बात करता था। वेद उपनिषद सारे संस्कृत में लिखे गए थे और ऐसा हुआ कि अब बौद्ध ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे जाने लगे। सिर्फ यही नहीं, एक और चीज़ भी हुआ, उन्होंने बुद्ध की मूर्तियाँ बनानी शुरू की और यहीं से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और न जाने कितने स्कूल ऑफ आर्ट्स निकले, जिन्होंने बुद्ध को सिर्फ सोच में नहीं मूर्तियों में उकेरा। जब तरह तरह के बुद्ध की मूर्तियाँ चारों तरफ से आने लगी और देश का जो कॉमन मैन था वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगा, तो इसका रिएक्शन आना ही था। बुद्धिज़्म का पतन क्यों हुआ, मैं आगे बताता हूँ। हमने अभी बात की कि कैसे बुद्ध की मूर्तियाँ चारों तरफ चारों दिशाओं में बनने लगी। शुरुआत में जो हमारा वैदिक धर्म है, या जिसे हम आज हिंदुइज़्म कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हम प्रकृति के विभिन्न तरह के फोर्सेस का उपासना करते थे, जैसे इंद्र, वर्षा, पवन, हवा, अग्नि, फायर। तो इस तरह का आइकोनोग्राफी था और इन सारी चीज़ों को हमने ह्यूमनाइज़ किया। बट कालांतर में जब बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी और कॉमन मैन जब इन वैदिक सेक्रीफाइसेस से बाहर आने लगा और बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगा, तो उस समय जो हुआ, हमने देवताओं का चित्र उकेरना शुरू किया, उनकी मूर्तियाँ बनानी शुरू की। पहला हिंदू धर्म के जो मतलब मंदिर का कॉन्सेप्ट है वो हमें 4th to 5th सेंचुरी एडी में मिलता है, जबकि गुप्त साम्राज्य भारत में था, गुप्ता डायनेस्टी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये जो हमारे दिमाग में ये बातें डाली जाती है कि हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म आपस में परस्पर विरोधी है, ये बातें पूरी तरह से सही नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को इंस्पायर किया। वैदिक धर्म के स्ट्रिक्ट कर्मकांड से बाहर निकलने के लिए वहाँ का जो रैशनल माइंड था, उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया और बुद्ध धर्म के मूर्ति आइकोनोग्राफी को देखते हुए वैदिक धर्म ने मंदिर बनाना स्टार्ट किया। तो कुछ ये था हमारा हिस्ट्री। अब आते हैं बुद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। एक कारण तो बहुत ज़्यादा दिया जाता है कि ब्राह्मणों द्वारा बौद्धों की हत्या की गई, और उसमें एक नाम बार बार लिया जाता है जो कि है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कह सकते हैं। उन्होंने अशोक के जो वंशज थे बृहद्रथ, उसकी हत्या की और खुद राजा बन गए। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ के कमांडर हुआ करते थे। बट ये इतिहासकारों द्वारा बनाया गया थोड़ा सा एग्जैजरेशन है। अवश्य पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिज़्म का थोड़ा नुकसान तो किया ही होगा, परंतु बुद्धिज़्म के पतन के लिए वो अकेले दायी नहीं थे। हमें इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि अशोक द्वारा बनाए गए सांची के स्तंभ के तोरण द्वार को पुष्यमित्र शुंग और कालांतर के बाकी शुंग राजाओं ने मरम्मत करवाया। तो अगर वो बौद्ध विरोधी होते तो क्या ये पॉसिबल था? बुद्धिज़्म के पतन के बहुत सारे रीज़न है। दूसरा रीज़न है अद्वैतवाद। आदि शंकर का जो फिलॉसफी था अद्वैतवाद, वो बौद्ध धर्म से काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट बहुत सारे उस समय के कट्टर हिंदू शंकराचार्य को छुपा हुआ बुद्धिस्ट भी कहते थे। वो कहते थे ये शंकराचार्य हिंदू धर्म का पतन करवाएगा, ये छुपा हुआ बुद्धिस्ट है और ये हमें बौद्ध बना रहा है। और ठीक उसी तरह से बौद्ध लोग भी शंकराचार्य के बड़े विरोधी बन गए। वो कह रहे थे कि ये बौद्धों को बहका रहा है और इन्हें वापस हिंदू धर्म में लेके आ रहा है। तो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद का फिलॉसफी है, ये कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म के पतन का बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पे सारनाथ घूमते हुए मेरी मुलाकात कुछ स्कूल के बच्चों से हो गई। ये नवनीत, क्या नाम है भूल गया, नवनीत सिंह इंटर कॉलेज। नवनीत सिंह इंटर कॉलेज से ये लोग आए हुए हैं और फतेहपुर से हैं ये लोग। और बच्चों का जोश देखिए, ये लोग यहाँ पे एक क्यू फॉर्मेशन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ शूट करने वाले हैं। बने रहिए। बुद्ध जिस समय भारत में थे उस वक्त भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था, जो बिहार, यूपी और नेपाल का निकटवर्ती इलाका है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ और बाद में यही इक्ष्वाकु कुल शाक्य कुल में टूटा। उनके पिता शुद्धोधन एक चीफ थे और ऐसे बहुत सारे चीफ्स मिलकर शाक्य गणराज्य की नींव रखे थे। ये उस समय का एंशिएंट रिपब्लिक कह सकते हैं, पूरी तरह से राजतंत्र नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे एंशिएंट गणराज्य थे, जैसे कि विदिशा, श्रावस्ती, शाक्य गणराज्य, और गौतम बुद्ध जैसे प्रोग्रेसिव माइंड का जन्म उस वक्त के डेमोक्रेसी में हुआ। बोलेंगे, 3 बोलेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, एक बुलवाते हैं पहले। ठीक है ठीक है ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बुद्ध ने अपना एक नया धर्म क्यों बनाया? ऐसा क्या अलग था बुद्धिज्म में उस वक्त के कंटेम्प्रेरी हिंदुइज्म के कंपैरिजन में? देखिए, जिस वक्त बुद्ध का जन्म हुआ उस वक्त ब्राह्मणवाद अपने चरम पर था और वैदिक सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अगर आप नोटिस करें, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों के ही जो फाउंडर्स हैं वो सारे क्षत्रिय हैं। तो ऐसा आजकल के हिस्टोरियंस का मानना है कि उस वक्त के समाज में क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण का एक कॉन्फ्लिक्ट तो था और वैदिक सैक्रिफाइसेस से बाहर निकलने का ये एक फिलोसॉफिकल रिबेलियन कह सकते हैं एक तरह से। बुद्ध ने वही क्वेश्चंस उठाए जो हमारे उपनिषद्स में कहीं ना कहीं लिखे हैं। बुद्ध ने निर्वाण का कॉन्सेप्ट दिया, यही सेम कॉन्सेप्ट हमें जैनिज़्म में मिलता है। वहाँ पर ये निर्वाण कैवल्य में बदल जाता है और हिंदू धर्म में इसी चीज़ को मोक्ष कहा गया है। बुद्ध को ज्ञान तो मिला गया में, पर उन्होंने अपना पहला प्रवचन इसी सारनाथ की धरती पर दिया। सुबह 2-3 पॉइंट्स छूट गए थे कि बुद्धिज़्म का पतन क्यों हुआ। एक कारण तो ये है कि आफ्टर गुप्ता पीरियड भागवतिज़्म का बहुत ज़्यादा राइज हुआ और भक्ति मूवमेंट ने जोर पकड़ ली, तो लोग भक्ति की तरफ जाने लगे और कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म का एक धारा भक्ति में जुड़ गया और लोगों ने गौतम बुद्ध को विष्णु का एक अवतार बना दिया। यहाँ तक कि ऐसा मान्यता है कि दरअसल बुद्ध एक नहीं दो थे। हिंदुओं ने एक और बुद्ध रखा जिसे हम सुगत बुद्ध मानते थे, और जिस बुद्ध की हम पूजा करते हैं, जिन्हें गौतम बुद्ध हम कहते हैं, वो एक्चुअली तथागत बुद्ध हैं। तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ, जो कि शाक्य गणराज्य के थे, और उनको अपना ज्ञान बोध गया में मिला। उनकी कर्म भूमि बिहार, यूपी यही रीजन था। और जो सुगत बुद्ध हैं उनका जन्म ही गया में हुआ था और उन्हें विष्णु का अवतार पुराने भागवत के जो टेक्स्ट्स हैं वो कहते हैं। और कालांतर में ऐसा हुआ कि ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में मिल गए और फिर हमें एक ही बुद्ध के बारे में आज पता है। आज भी अगर आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे भाई मिल जाएंगे। 2 भाई है घर में, एक का नाम सौगत, सुगत, और एक का नाम तथागत। तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा रीज़न है कि हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ चुनिंदा राजाओं द्वारा एंटी बुद्धिस्ट पॉलिसीज़ अपनाए गए। जैसे बंगाल के राजा शशांक, गौड़ के राजा शशांक वेनसांग जब भारत आए थे, उन्होंने अपने मेमोर में लिखा है,
जब वो हर्षवर्धन के काल में भारत में आए थे, उन्होंने अपने डायरी में लिखा है कि महाराजा शशांक ने बोधि ट्री को काट दिया था। वो इतने एंटी बुद्धिस्ट थे कि उन्होंने ये कहा था कि आप एक बुद्धिस्ट का सिर लेके आओ और बदले में एक स्वर्ण मुद्रा लेके जाओ। तो हाँ, ये बात सच है कि कुछ राजाओं द्वारा एंटी बुद्धिस्ट पॉलिसीज़ अपनाए गए, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया गया है। अब सच क्या है ये तो भगवान जाने। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है इस्लामिक इन्वेजन एंड सिल्क रूट का पतन। बुद्धिज़्म भारत से सेंट्रल एशिया, चाइना और विभिन्न इलाकों में पहुंचा ट्रेड रूट्स के थ्रू, क्योंकि जो अर्ली बुद्धिस्ट कन्वर्ट्स थे वो ज़्यादातर ट्रेडिंग कम्युनिटी से थे, वो वैश्य कुल के थे। यहाँ तक कि महाराज अशोक ने भी वैश्य कन्या से शादी किया था। तो जब ट्रेड रूट का पतन हुआ, आपको पता है कि जब से इस्लाम का आक्रमण हुआ 7th सेंचुरी से, तो इंडिया के ऊपर से खोतान पास के थ्रू, खोतान कॉरिडोर के थ्रू जो चाइना से ट्रेड रूट जाता था, जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, बीच में तुर्की इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा घेर लिया गया, तो जिसके कारण ट्रेड रूट समाप्त हो गया। और एक बार जब ट्रेड रूट समाप्त हुआ तो आइडियाज़ का स्प्रेड कम हो गया और फिर लगातार इस्लामिक इन्वेजन हुआ। फॉर एग्जांपल, आज का जो अफ़गानिस्तान वाला रीजन है, आज वहाँ पे 100% इस्लामिक पॉपुलेशन है। कभी ये पूरा रीजन बुद्धिस्ट हुआ करता था। आपको पता होगा फेमस बामियान बुद्ध, तालिबान ने 2002 में बम लगाकर बामियान बुद्ध के इन मूर्तियों का विध्वंस किया। आपको याद होगा वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि जब खुदाई शुरू हुआ तो बुद्ध के जितने भी स्टैचू मिले, अधिकतर के जो सिर थे वो खंडित थे। तो ये सिर काटने वाली प्रथा कहाँ से आई? तो जब इस्लाम का एडवेंट भारत में हुआ तो वो बुद्ध पूजा के अगेंस्ट थे। इनफैक्ट जो वर्ड बुद्ध है ये भी बुद्ध से ही आया है। जो अरब से वो बुद्ध को बुद्ध नहीं बोला पाते थे, वो बुद्ध कहते थे। और वो आज भी हिंदुओं को कहते हैं कि ये काफिर है और ये बुद्ध परस्त है। तो ये बुद्ध परस्त वर्ड ही आया है बुद्ध से। तो उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले जितने भी बुद्ध की मूर्तियाँ थी उन्हें तोड़ा। और बाकी आप तो जानते ही हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के ज़माने के कमांडर थे, इन्होंने जो है नालंदा को जलाया। अब नालंदा कितने दिन तक जला इसके ऊपर डिबेट है, कितने स्क्रिप्चर्स हमारे जल गए इसके ऊपर भी डिबेट है। बट कुल मिलाकर यही कुछ कारण रहे हैं जिसके कारण इस सब कॉन्टिनेंट से, जहाँ से बुद्धिज़्म का जन्म हुआ, वहीं से बुद्धिज़्म ऑलमोस्ट लुप्त हो गया। बाद में आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए भारत के दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों को वापस से बुद्धिज़्म में जोड़ा, जिन्हें आजकल हम नवयान बुद्धिज़्म कहते हैं। बुद्धिज़्म के बारे में अगर आपको और जानना है, आप गूगल करिए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, विकिपीडिया है, डॉक्यूमेंट्रीज़ है। देखो, भगवान बुद्ध के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं बुद्ध को एक रेडिकल थिंकर मानता हूँ, जो अपने समय से काफ़ी आगे थे। बुद्ध जैसे खुले विचार वाले लोगों का जन्म किसी बंधे हुए सोसाइटी में नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत ही ओपन माइंडेड सोसाइटी चाहिए। और वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि उस वक्त भारत में कई छोटे छोटे गणराज्य थे, जैसे कि वैशाली, वज्जी, शाक्य गणराज्य। तो यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। आज का जैसा रिजिड सोसाइटी नहीं था कि कुछ भी कह दो, एक वर्ग हमेशा गुस्से में आ जाता है कि अरे आपने हमारे अगेंस्ट में कैसे कह दिया। तो जब तक हम थोड़ा टॉलरेंट नहीं बनेंगे, बुद्ध को समझना बहुत मुश्किल है। बुद्ध का मार्ग शांति का मार्ग है, परंतु हाँ, आज के ज़माने में वास्तविकताएं हैं। सिर्फ शांति के मार्ग पर चलकर दुनिया में शांति कायम नहीं की जा सकती। बुद्ध को समझने के लिए सामने वाले को भी बुद्ध बनना पड़ेगा। पूरी दुनिया अगर बुद्धमय हो गई तब तो क्या ही कहने, सब अच्छा ही होगा। परंतु जब तक सामने कुछ अड़चने हैं तब तक थोड़ा प्रैक्टिकल रियलिटी ज़रूरत होता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मैं आपको कुछ और जानकारी दे पाऊँ तो मैं आपसे अवश्य आगे शेयर करूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े करिए। बाय बाय।